ये है नशेमंद, मजहर खान के बड़े भाई अख्तर खान की कोठी। मजहर खान की हिदायत के मुताबिक सोहन राय ने उनकी बेगम हाजरा और आलिया को यहाँ पहुंचा दिया। वक्त के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे हालात मामूल पर आ रहे हैं। आंगन का ये दूसरा पड़ाव है, तो आइए इस पड़ाव पर मिलने वाले नए किरदारों से मुलाकात करें। ये मजहर खान के बड़े भाई अख्तर खान हैं, आजादी के मतवाले और गांधी जी के परस्तार, कांग्रेस के लीडर हैं। जमींदारी खत्म हो जाने के बाद उन्होंने शहर में ये कोठी खरीद ली और यहीं बस गए। एक कपड़े की दुकान है जिसे उनके सौतेले भाई असरार मियां चलाते हैं। ये असरार मियां हैं। इनकी मां अख्तर खान के बाप खैबर खान की दाश्ता थी। असरार मियां छोटे थे तभी माँ बाप का इंतकाल हो गया। अख्तर खान उन्हें अपने साथ ले आए। उनकी हैसियत घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं है। ये जमील मियां हैं, अख्तर खान के इकलौते साहबजादे। ग्रेजुएट हैं मगर बेरोजगार हैं। शायरी का शौक है। अख्तर खान की सियासी सरगर्मियों को नापसंद करते हैं। देखो, जो होना था हो चुका, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये बड़ी चची हैं, अख्तर खान की बेगम, नर्म मिजाज, सबसे मोहब्बत करने वाली। ये छुट्टन है, घर का पुराना नौकर। ये शमीमा है उर्फ छम्मी, चंचल और बातूनी। ये अख्तर खान के मंझले भाई अनवर हुसैन की बेटी है। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। अख्तर खान और बड़ी चची ने उसे औलाद की तरह पाला है। चुपके चुपके जमील से मोहब्बत करती है। सुनिए। अरे छोटी दुल्हन, आओ बैठो। हाजरा बहुत परेशान है। हमने तो इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अब अल्लाह मियां हमारा इम्तिहान ले रहा है तो क्या कर सकते हैं। ऐसे में हमें साबित कदम रहने की जरूरत है। छोटी दुल्हन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ना ही अपने आप को अकेला समझो। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। मजहर खान मेरा छोटा भाई है। गोद में खिलाया उसे। मुझे फक्र है कि वो एक सच्चा वतन प्रस्त है। तुम फिक्र मत करो, ये घर भी तुम्हारा ही है। भाईजान, ये सब क्या हो गया है? न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। पहले तमीना चली गई हमें छोड़ के, और आलिया के अब्बू। तमीना बेटी के जाने का बहुत दुख है मुझे। सफदर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। खैर, तुम फिक्र मत करो। राय साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा वकील कर लिया है। मजहर की जमानत की बात चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे। आदाब। अरे जमील मियां, अच्छा हुआ तुम आ गए। असरार मियां बिल्टी छुड़ाने जा रहे हैं। तुम थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल लो। मुझे मुशायरे की तैयारी करनी है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि शेर शायरी छोड़ो और कुछ ढंग का काम करो। आपको शायरी से चिढ़ क्यों है? शायरी आदमी को निकम्मा बना देती है। क्या मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, दाग दहलवी ये निकम्मे थे? मियां, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ ढंग का काम करो, फिर शेर शायरी करो तो जेब देगा। जब हमें हमारी शायर निशान नौकरी मिलेगी तब हम जरूर करेंगे। अरे मियां, तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? हमारी अपनी दुकान है। असरार मियां के साथ उसे संभालो, बस बहुत है। वो आपका खान खादी भंडार?
वो कोई दुकान है? उस दुकान का सब मजाक उड़ाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उस दुकान पर बैठकर गज दो गज कपड़े बेचूं? ये मुझसे नहीं होगा। भाई साहब, असरार मियां, आज से जमील मियां का जेब खर्च बंद। उसे एक पैसा भी मत देना। भाई साहब, आप नाराज ना हो। मैं दुकान पर जुम्मन को बिठाकर बिल्टी छुड़ाने चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। नौकरी तो दिलाते नहीं है, चले हैं दुकानदारी कराने। सारी मूड की ऐसी की तैसी कर दी। एक तो मुझे तरही गजल की तैयारी करनी है, उसके लिए मूड का होना बहुत जरूरी है। देख जमी, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, तू यहां से जा। मुझे मुशायरे की तैयारी करनी है। आखिर हुआ क्या जो मिजाज इतना खराब है? अरे ये अब्बू कह रहे थे दुकान पर बैठो। क्या मैं कपड़े बेचने के लिए पैदा हुआ हूं? इतना ही था तो पढ़ाया लिखाया क्यों? रहने देते तुम्हारे तरह अनपढ़। छम्मी, कहां जा रही हो? सुनो तो, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा हुआ जमील साहब जो आपने मुझे मेरी औकात बता दी कि मैं अनपढ़ जाहिल और गवार हूं। मेरा मतलब ये नहीं था छम्मी। ये अनपढ़ जाहिल गवार ही आपके वक्त पर काम आती है। छम्मी, तुम तो बुरा मान गई। मेरा वो मतलब नहीं था। छम्मी, सुनो तो। चली गई। आज का दिन ही मनहूस है। असरार मियां, मुझे जेब खर्च चाहिए। इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। भाई साहब ने कहा है कि मैं आपको जेब खर्च देना बंद कर दूं। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे मेरे जेब खर्च चाहिए, उसके अलावा मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। देखो मियां, मुझे गलत मत समझो। भाई साहब का हुक्म मुझे सर झुकाकर मान लेना है। असरार मियां, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है जमील मियां, देखो मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको पैसे देता हूँ। आइए। यार बहुत दिन हो गए चमेली बाई के कोठे पर गए। क्यों ना आज वहीं जाके हाजिरी लगाई जाए। यार वो तो ठीक है, पर हमारे शायर साहब कहाँ हैं? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ यार, इतनी देर हो गई, लगता है बाप से फिर हुज्जत हो गई। मुझे भी यही लग रहा है कि काफी ज्यादा दिन से इन बाप बेटों में तू मैं चल रही है। यार अंकल भी क्या करें, अगर जमील को कहते हैं कि दुकान संभाल ले तो हर्जी क्या है उसमें। जब तक नौकरी नहीं मिलती दुकान संभाल ले, और जब मिल जाए तो दुकान छोड़ दे। यार अंकल चाहे ना तो अपने बेटे को अच्छी से अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। अरे तो दिलाते क्यों नहीं? अरे भैया, वे ठहरे खानदानी आदमी, अपने बेटे के लिए किसी से सिफारिश करना उनकी शान के खिलाफ है। बहुत खुददार हैं। मगर उनकी खुददारी उनके बेटे की राह का रोड़ा बनी हुई है। अरे यार, ये पुराने लोग ना अपनी आन पान शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान दे देंगे। मजाल है इनकी आन बान शान पे कोई आंच भी आ जाए।
ये बात बिल्कुल सही कही मियां। अरे यार, अरे मियां, इतनी देर लगा दी, कहाँ थे? आइए बैठिए। समझ गए थे हम, आज जरूर आपके अब्बू जान से आपकी कहा सुनी हुई होगी। अरे यार सांस तो लेने दो उसे, चाय तो पीने दो। चाचा 4 चाय खालिस दूध की। हाँ यार, तुम्हारा अंदाजा सही है। आज फिर अब्बू से मेरी बहस हो गई। मैंने भी सुना दिया जमकर। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने जेब खर्च बंद कर दी मेरी। अरे अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। हम लोगों ने आज चमेली बाई के कोठे पे जाने की सोची थी। अच्छा याद दिलाया, आज दिमाग बहुत खराब है। आज तो चमेली बाई की दिलकश आवाज सुने बिना दिल को सुकून नहीं मिल सकता। मियां, वहां जाने के लिए गिरह में माल भी चाहिए। ऐसे मेरे पास 50 रुपए हैं। वाह गुरु, पैसे रखे हो और कह रहे हो कि जेब खर्च बंद हो गया। वाह क्या बात है। मैंने गलत नहीं कहा था। अब्बू ने असरार मियाँ को कह दिया था कि मुझे पैसे मत दो। वो तो मैंने असरार मियाँ को शीशे में उतार कर उनसे पैसे ले लिए कि तुम डायरी में लिख लो कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं पैसे लौटा दूंगा। तेरे अब्बू को मालूम पड़ गया तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे पैसे दिए हैं। खैर चलो, जो होगा देखा जाएगा। समझ में नहीं आता कि चमेली बाई तुम्हारी दीवानी है या तुम चमेली बाई के दीवाने। चमेली बाई इसकी दीवानी थोड़ी, इसकी गजलों की दीवानी है। चलो चल रहे हैं फिर। कितने हुए चाचा? लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे आलिया बाजी, आप रो रही हैं? नहीं छब्बी, ऐसे ही। आलिया बाजी, मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मगर आप इस तरह से रोती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं क्या करूं छब्बी? मीना बाजी का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है और ऊपर से अब्बा का ख्याल। पता नहीं कैसे उनके दिन रात जेल में कटते होंगे। वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कहाँ सोते होंगे। अब्बा को तो तब तक नींद नहीं आती जब तक कोई पंखा ना चलता रहे। अब जेल में कौन सा पंखा चलता होगा? अब्बा। चाचा कह रहे थे वहां कोई राय साहब हैं, उन्होंने किसी बड़े वकील से बात की है। मुझे पूरी उम्मीद है चाचा जल्द छूट जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलिए ना बाजी, कहीं घूम कर आते हैं। आप जब से आई हैं इसी कमरे में कैद हैं। आप अंदर रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा बाहर घूमेंगे तो आपकी तबीयत भी बहल जाएगी। चलिए ना। जी नहीं चाहता छम्मी। अब चलो भी बाजी। अच्छा चलो। हाँ। अरे वो शेर तो गजल की जान था। कौन सा शेर? अरे वही, जब वक्त पड़ा गुल पर सब बन गए हर जाई, भौरा भी तमाशाई, बुलबुल भी तमाशाई। वाह वाह मियां, ये गजल जिगर मुरादाबादी साहब की टक्कर की गजल है। यारो इतना भी मैं चढ़ाओ कि मैं उतर ना पाऊं। जिगर साहब बहुत बड़े शायर है, बहुत बड़े। मैं तो उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ। एक बात बोलूं? बोल बोल, मैंने कौन सा तेरा मुंह पकड़ लिया है? बोल। यार, जमील मियाँ की शायरी औसत दर्जे, उस पर चमेली बाई की आवाज
आपकी शान चढ़कर गैर हो जाती है। ओ साइंस के स्टूडेंट्स, ये शायरी है, कोई डार्विन की थ्योरी नहीं है। तुम क्या जानो शायरी की नजाकत को? ओए बहस बंद करो और मुझे कोई बताओ, मेरा घर आ गया क्या? अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है। ओ भाई, ये तो गए, और अगर हमें किसी ने इस हालत में देख लिया तो बहुत बुरा होगा भाई। अबे ओ विक्रम, अबे कोठी आ गई बे। ये तो कोठी का पिछवाड़ा है। अरे मुझे पता है, जब जमील भाई पी के आते हैं ना तो इसी रास्ते से कोठी में घुसते हैं। ठीक है, हाँ, चलो चलो। हाँ, जमील भाई क्या गजल है। क्या मेरा घर आ गया? हाँ भाई आ गया, अब आप भी होश में आ जाइए। वो इनकी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। मालूम है मुझे, आप लोग बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। अर्ज किया है। हिसाब बिल्कुल ठीक है। कुछ बोलना है? जी, वो जमील में आए थे दुकान पर जेब खर्ची के लिए। नहीं, उन्हें जेब खर्च नहीं दिया जाए। फिजूल खर्ची और आवारागर्दी के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं। भाई साहब, जवान बच्चा है, जेब खर्ची बंद कर देंगे तो कैसे होगा? मुलाजिमत मिलते ही खुद ब खुद ये सिलसिला बंद हो जाएगा। छुट्टन, जी मालिक। जरा जमील मियां को भेज दो। ठीक है मालिक। भाई साहब, वो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, दुकान पर कैसे बैठेंगे? क्यों नहीं बैठ सकते? अंग्रेजी पढ़ने वाले कारोबार नहीं करते? आदाब बाबू। आदाब। कल तुम जेब खर्च लेने के लिए दुकान पर गए थे? जी हाँ। हमने तुम्हें मना किया था। हमने असरार मियाँ से कहा था कि पैसों का हिसाब रखें, ये हम पर कर्ज रहेगा। मुलाजिमत मिलते ही ये कर्ज हम लौटा देंगे। तुम्हें बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है। शर्म तो हमें भी बहुत आती है अब्बू, जब लोग हमें कहते हैं इतने बड़े लीडर है तुम्हारे अब्बू और तुम्हें एक मुलाजिमत नहीं दिलवा सकते। तुम्हें मुलाजिमत अपनी सलाहियत और काबिलियत से हासिल करनी होगी। मैं तुम्हारी सिफारिश करके एक गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने बल पर करूंगा। अलबत्ता मुझे मेरा जेब खर्च चाहिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और ये मेरा हक है। भाई साहब, मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ। असरार मियां जी। उन्हें जेब खर्च दे दिया कीजिए। जी, बहुत अच्छा। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी
असरार मियाँ, जमील भाई की शिकायत करके हो गया कलेजा ठंडा? मैंने कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, फिर बड़े चाचा उन्हें क्यों डांट रहे थे? वो उनकी जेब खर्ची पर। लो, अब घर की औलाद को अपने जेब खर्च के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है भाभी। ए असर मियाँ, मुझे भाभी मत कहो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। रहने तो छोटी दुल्हन, ये तो वही करते हैं जो जमील मियाँ के अब्बू कहते हैं। असरार मियाँ, आप जाइए। मगर भाभी, भाई साहब के काम तो यही भरते हैं ना। अम्मी, आपको असरार मियाँ से क्या कद है? बिला वजह उन्हें इतना कुछ सुना दिया आपने। अरे, कद की भी अच्छी बात कही। तुम जानती भी हो, ये असरार मियाँ के वजह से सारे मुरादाबाद में हमारे खानदान पर लोग उंगलियां उठाते हैं, समझी? क्यों उंगलियां उठाते हैं लोग? आखिर असरार मियाँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है? लो, और सुन लो। अरे बिट्टू, तुम ना कुछ भी नहीं जानती। ये जो असरार मियाँ है ना, तुम्हारे दादा की नाजायज औलाद है। और इनकी माँ तुम्हारे दादा की दाश्ता थी। माँ के गुजर जाने के बाद ये पूरे गांव में धूल फाकते फिर रहे थे। तब जाके भाई साहब, यानी कि तुम्हारे बड़े अब्बू, इन्हें वहां से उठाकर घर ले आए। और वो जो कपड़े की दुकान है ना, इनके हवाले कर दी। अरे बिट्टू, ये समझो कि ये जो असरार मियाँ की कहानी है ना, तुम्हारे सफदर भैया से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसका मतलब ये हुआ कि असरार मियाँ रिश्ते में हमारे चचा हुए? हाँ, अगर नाजायज ना होते तो चाचा ही लगते। मगर अम्मी, हमारे बुजुर्गों की गलतियों की सजा उनकी औलाद को क्यों दी जाती है? लो, और सुन लो। आंखों देखे दूध में पड़ी मक्खी निगल ले। आलिया बेटा, तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात को तुम नहीं समझती। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ बड़ी अम्मी कि जायज और नाजायज में फर्क ना समझूं। बस मैं इतना जानती हूँ कि असरार मियाँ रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं और आज से मैं उन्हें चचा कहकर ही पुकारूंगी। अरे आलिया बाजी, आप असरार मियाँ को चचा कह के पुकारेंगी? मजा आएगा। छम्मी, असरार मियाँ रिश्ते में तुम्हारे भी चचा लगते हैं और तुम्हें चाहिए कि तुम उनसे अदब से बात करो। देखिए आलिया बाजी, ये हर अरे गरे नत्थू खैरे का अदब हम नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी। मैं तो उन्हें चाचू ही कहूंगी। परेशान मत कर छम्मी, मेरा मूड ठीक नहीं है। हम आपका मिजाज ठीक करने ही तो आए हैं। हाँ, पड़ा रहने दो हमें। नहीं, हमें रात के मुशायरे वाली गजल सुनाइए। मूड नहीं है। अरे वाह, जब आप चाहते हैं तो पूरी पूरी गजल सुनाते हैं, और अब मैं खुद सुनना चाहती हूँ तो आप मना कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, ये असरार मियाँ होते कौन है आपकी शिकायत करने वाले? उनका कोई कसूर नहीं है। अब्बा को मेरी शायरी से चिढ़ है। वो चाहते हैं मैं भी उनकी तरह सियासत में हिस्सा लूं और आजादी के नारे लगाऊं, और मुझे सियासत से चिढ़ है। मैं तो सिर्फ शायरी करना चाहता हूं। देखना, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा शायर बन के दिखाऊंगा। एक बात पूछूं? पूछो। आप रात फिर से शराब पी कर आए थे ना? अरे, दोस्तों के दरमियान थोड़ी सी शराब पी लेता हूं। जानती हो,
शराब के बगैर शायरी में जान नहीं आती। जितने बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, गालिब से लेके दाग तक, उन्होंने शराब पी है। जमील भाईजान, आप गालिब और दाग नहीं हैं। वादा कीजिए कि आप आइंदा से शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदारी की बात करने लगी हो। आलिया की सोहबत का असर मालूम होता है। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। बड़े मालिक, जनाब हामिद बेग और अशोक पांडे जी बैठक में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बिठाओ, हम अभी आ रहे हैं। जी मालिक। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार नमस्कार। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कहिए बेग साहब, दिल्ली से कब वापस आए? कैसी हो रही मीटिंग? कल शाम को ही आ गया था। सब अहबाब आपको ही याद कर रहे थे। क्या बताएं बेग साहब, भाई मजहर खान की गिरफ्तारी से पूरा खानदान परेशान हो गया, वरना हम भी जरूर चलते मीटिंग में। कोई बात नहीं खान साहब, घरेलू जिम्मेदारी भी तो जरूरी है। पंडित जी आप बताएं। मुझे मजहर भाई की गिरफ्तारी के बारे में कल ही मालूम हुआ, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। क्या किया जा सकता है पांडे जी? भाई मजहर खान शुरू से ही जज्बाती है और सियासत में जज्बात के साथ तहम्मुल जरूरी है। जमानत का क्या? जमानत तो मुश्किल नजर आती है। मामला अंग्रेज बहादुर का है। वहां राय साहब पैरवी कर रहे हैं, देखे क्या होता है। एक और खबर आई जिससे अंग्रेजी सरकार और चौकन्ना हो गई। कौन सी खबर? सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की फौज भी बना ली। जापानी उनकी मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी नौजवानों से फौज में भर्ती होने की अपील की है और नौजवान जौक दर जौक फौज में भर्ती भी हो रहे हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ है। इधर गांधी जी की सत्याग्रह, उधर बोस बाबू की बगावत। अंग्रेजों पर दोहरा दबाव पड़ेगा। वो तो है, मगर अंग्रेज इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं। हमें अपनी आज़ादी की तहरीक को और तेज करना पड़ेगा। बाजी, आप ये 2 दिन से क्या पढ़ रही हैं? छम्मी, ये गांधी जी की सवाने हयात है, तलाशे हक, यानी सच्चाई की, खुदा की तलाश। महात्मा गांधी वही ना जो बड़े चाचा के लीडर हैं, जो आए दिन व्रत रखते हैं और जिन्हें बड़े चाचा बापू कहते हैं, वही ना? छम्मी, तुम महात्मा गांधी जी का जिक्र ऐसे भौंदे अंदाज में नहीं कर सकती। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसीलिए लोग उन्हें बापू कहते हैं। आप भी मुझे डांट लीजिए, मैं तो अनपढ़ गवार हूं ना, मुझे क्या मालूम कौन क्या है। नाराज होगी हमारी मुनिया बहन। सब लोग मुझे ताना देते हैं कि मैं अनपढ़ गवार हूँ। तुम पढ़ना चाहती हो? अब क्या पढ़ूंगी? इतनी बड़ी होकर मदरसा जाऊंगी, लोग हंसेंगे। तुम्हें मदरसा जाने को कौन कहता है? तो फिर कैसे पढ़ूंगी? मैं पढ़ाऊंगी। आप? हाँ, कल से ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। सच बाजी? बिल्कुल सच। फिर तो मैं अच्छी अच्छी कहानियां भी पढ़ सकूंगी। कहानियां ही नहीं, बल्कि इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़ सकोगी। तो मुझे कोई अनपढ़ गवार का ताना नहीं देगा ना? सवाल ही नहीं उठता। बस छम्मी, तुम पढ़ना शुरू कर दो। मैं जमील भाईजान की तरह शायरी भी कर पाऊंगी? शायरी? वो तो मैं तुम्हें चलते फिरते सिखा दूंगी। मजा आएगा। मैं अचानक जमील भाईजान को अपनी कोई गजल सुनाऊंगी। बड़ा नाज है ना उन्हें अपनी शायरी पर। छम्मी, इल्म अपने आप को संवारने के लिए हासिल किया जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। उस्तानी बाजी, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।
नौटंकी कहीं की। अच्छा बाजी, थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए ना, इस किताब में क्या लिखा है? अच्छा सुनो। महात्मा गांधी जी ने ये लिखा है, दिल की सच्ची और पाक आरज़ू हमेशा पूरी होती है। गरीबों की खिदमत करने की मुझे हमेशा आरज़ू रही है। इसकी बदौलत मैं उनमें मिलजुल कर रहा। जुमन, ये रख दो। आइए जनाब, कहिए क्या खिदमत करूं आपकी? जी हमें कुर्ते के लिए उम्दा कपड़ा दिखाइए। अभी लीजिए, ये देखिए जनाब। अरे ये तो देसी कपड़ा है, हमें विलायती दिखाइए। जनाब हमारे पास तो देसी कपड़ा ही है। लेकिन देसी कपड़ा तो मोटा और भद्दा होता है, इसमें विलायती कपड़े जैसी फिनिशिंग नहीं होती। मगर देसी कपड़ा टिकाऊ और मजबूत होता है। अरे इसमें क्या खास बात है? टिकाऊ और मजबूत तो विलायती कपड़ा भी होता है। जनाब हमारे पास तो यही है, आगे आपकी मर्जी। क्या चलिए। क्या बात है नौजवान, कपड़ा पसंद नहीं आया? जी नहीं, आपके पास है देसी कपड़ा और हमें चाहिए विलायती, जो हमें पसंद नहीं है। क्या नाम है आपका? जी खालिद। और आपका जनाब? जी कैलाश। तो जनाब आप दोनों क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, बीए में ज़ेरे तालीम हैं। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे रोजाना? जी हाँ पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम भी सुना होगा। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? उनके बारे में कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने इंग्लिश कपड़ों का बायकॉट करने की अपील की है। हाँ, मगर ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। बात पुरानी हो गई, मगर तहरीक जारी है। याद रख, जब तक इंग्लिस्तान से आए हुए चीजें खरीदते रहेंगे, तब तक अंग्रेज हमारा मुल्क कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए पहले हमें अंग्रेजी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी अंग्रेज भारत छोड़ेगा।